हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी 4500 क्वेश्चन की। उसमें से 41 सेट कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच गए सेट नंबर 42 पे। और ये है इसका पार्ट नंबर 1, सेट नंबर 42 का। यकीन मानिए दोस्तों, 4200 मतलब 4100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और टोटल सीरीज थी 4500 क्वेश्चन की, कंप्लीट भी होने वाली है। 4 सेट ही बचते हैं इसके, दो तीन 42 नंबर कंप्लीट होने के बाद 3 सेट इसके बच जाएंगे। इस वीडियो में रहने वाले हैं इस क्लास में सारे वो क्वेश्चन 2/12/2023 शिफ्ट नंबर 3। जो भी क्वेश्चन बने थे जीके के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इस डेट पर, वो सारे क्वेश्चन आपकी इस क्लास में करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नगोजी ओंकोजो इवेला वर्तमान में निम्नलिखित में से किस संस्थान की कमान संभाल रही हैं? इसकी देखो, ये क्वेश्चन उस टाइम पूछा गया था 2021 से बनी हुई है ये पद पे, लेकिन 2025 में भी क्वेश्चन आता है, तो फिर भी इन्हीं का नाम दोस्तों राइट आंसर होगा। अभी भी कौन है? नगोजी ओंकोजो इवेला। और ये है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की महानिदेशक। नाम क्या है? नगोजी अंकोजो इवेला। साथ ही साथ ये भी याद रखना है, WTO का जो हेडक्वार्टर है पूछ लेता है कई बारी, आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है। जिनेवा में है। WTO का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड आएगा। और इसकी स्थापना में पूछ लेता है, स्थापना हुई थी, इस्टाब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1995 में। 1948 में स्थापना हुई थी गैट की, और उसी का गैट की जगह इसको स्थापित किया गया है। और इसकी स्थापना पूछेगा तो आपको याद रखना है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ये कहाँ किसकी कमान कमान संभाल रही है? WTO की। क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर के सम्राट अच्युत देव राय डैश वंश के राजा थे या डैश वंश के थे? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इन्होंने शासन किया था 1529 से लेके 1542 तक। विजयनगर साम्राज्य पर इन्होंने शासन किया था 1529 से लेके 1542 तक। और कृष्ण देव राय जो माने जाते हैं विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक, उनके ये छोटे भाई थे। कृष्ण देव राय के ये छोटे भाई थे, और ये बिलोंग करते थे अच्युत राय, ध्यान रखेंगे आप, तुलुव राजवंश से संबंधित थे। किस राजवंश के थे? तुलुव राजवंश। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। पूछेगा, पुर्तगाली यात्री नाम है फर्नाओ नूनीज किसके शासन काल में आया था? पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नूनीज, ये भी ध्यान रखेंगे, अच्युत देव राय के ही शासन काल में आया था पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नूनीज। इनके शासन काल में ही ये आया था। सॉरी, नूनीज। इनके शासन काल में ही पुर्तगाली यात्री आया था फर्नाओ नूनीज। ये क्वेश्चन इनसे बनेंगे। और किसके भाई थे? कृष्ण देव राय के छोटे भाई थे। नाम है अच्युत देव राय, संबंधित है तुलुव राजवंश से। क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास सूचकांक 2021-22 में 191 देशों में, दोस्तों इसको छोड़ दीजिए आप, आपको भी याद रखना है 2025। 2025 में जो टॉप रैंक है SDI में, वो है आइसलैंड की। ह्यूमन मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप रैंक है आइसलैंड की। आइसलैंड है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे है नॉर्वे। और तीसरे नंबर पे है स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है, इंडिया है 130वें नंबर पे दोस्तों। इंडिया की रैंक है 130वें नंबर पे। और इसके अलावा याद रखना आपको, इंडिया के बराबर एक और हमारा जो ये पूछ सकता है, कौन सा एशिया में कौन सा देश है जिसकी इंडिया के बराबर रैंक है? ये है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की भी रैंक कितनी है 2025 में? ये भी 130 है। इंडिया से ऊपर रैंक वाले पूछ सकता है, इंडिया से ऊपर रैंक वाले दोस्तों हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे कि चाइना इंडिया से ऊपर आता है, चाइना और श्रीलंका। और भूटान, ये इंडिया से ऊपर है। और इंडिया से नीचे हमारे पड़ोसी देश आएंगे,
ह्यूमन डेवलपमेंट एसडीआई इंडेक्स में ये आएंगे, ध्यान रखेंगे। इंडिया से नीचे आएंगे नेपाल, इंडिया से नीचे है। और पाकिस्तान तो सबसे नीचे है, ध्यान रखेंगे। पड़ोसी देशों में पाकिस्तान सबसे नीचे है। ये क्वेश्चन पूछे जाएगा, ध्यान रखेंगे, 2025 से। पहली रैंक पूछ सकता है, दूसरी रैंक पूछ सकता है, इंडिया की रैंक पूछ सकता है। और इंडिया का क्वेश्चन रिलेशन हो सकता है इंडिया का पड़ोसी देशों से। भाई इंडिया किससे ऊपर है, इंडिया किससे नीचे है पड़ोसी देशों में, इस तरह से आपको याद रखना है। लेकिन इसका मैं आंसर बता देता हूँ। 2021-22 में 191 देशों में, अब की बार टोटल देश कितने थे, 193 थे। ये रैंकिंग है 193 देशों की 2025 में। संबंधों को मिलान कीजिए। अकॉर्डिंग टू 2021-22 में इसका आंसर होगा, चाइना की रैंक थी 79, नेपाल दोस्तों 143 और पाकिस्तान 161। क्वेश्चन नंबर 4, संगीतकार देव ज्योति मिश्रा ने फिल्म बांसुरी द फ्लूट में अपने काम के लिए डैश में 20वें इमेजियन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, स्पेन में। कहाँ पे, स्पेन में। संगीतकार देव ज्योति मिश्रा ने फिल्म बांसुरी द फ्लूट में अपने काम के लिए स्पेन में 20वें इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में क्या जीता था, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 5, इटालवी यात्री मार्को पोलो केरल कब आया था। ये आया था, माना जाता है, मार्को पोलो दोस्तों इटालवी यात्री थे एक, जो 1288 और 1292 के बीच भारत में आया था, भारत के केरल में आया था। और कह सकते हैं 13वीं शताब्दी में, शताब्दी पूछिए 13वीं शताब्दी इसको कह सकते हैं, 1288 और 1292 के बीच में। अगर पूछे किसके शासनकाल में आया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, काकतीय राजवंश की रुद्रमा देवी के शासनकाल में भारत आया था। उस टाइम शासन था काकतीय राजवंश की रुद्रमा देवी का। रुद्रमा देवी कौन से वंश की थी, काकतीय राजवंश की। क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के शासनकाल के दौरान बलुआ पत्थर को एकात्मक स्तंभों को बौद्ध अवधारणाओं के शिलालेखों के साथ साथ डैश हाथी और शेर जैसे पशु आकृतियों से अभिषिक्त किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, सम्राट अशोक ने 30 से 40 फीट ऊंचे बलुआ पत्थर के अखंड स्तंभ को बनवाया था, जिन पर बैल, शेर और हाथी जैसे जानवरों की आकृतियां बनी होती थी। बैल, शेर और हाथी। तो यहाँ पे हाथी भी दिया हुआ है, शेर भी, तो ये और क्या आएगा इसमें, बैल आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका केंद्रक सेल न्यूक्लियस वो डिस्कवर्ड बाय, सेल न्यूक्लियस की खोज दोस्तों ये की गई थी, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन फर्स्ट, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने वर्ष 1831 में कोशिका केंद्र की खोज की थी। कब की थी, 1831 में। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गबन के उपन्यासकार डैश हैं। गबन दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये है उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का, एक हिंदी उपन्यास है जो 1931 में लिखा गया था मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, गबन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पतंजलि डैश के संकलन के लिए विख्यात है। पतंजलि ने संकलन किया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, योग सूत्र का। योग सूत्र का। क्वेश्चन नंबर 10, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की शुरुआत बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता और के टी तेलंग द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये की गई थी ऑप्शन 4, 1885 में, 1885 में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का परिणाम है। वैश्वीकरण मतलब कि ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का दोस्तों परिणाम क्या है।
निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण, जो भी इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी उसका ग्लोबलाइजेशन होगा, उसका मेन कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट क्या है, ये आपको बताना है। इसका परिणाम है दोस्तों आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई भी कंपनी एक्सटर्नल कंट्री से सर्विसेज लेती है, जो कंपनी पहले अपने देश से ही सर्विसेज लेती थी, या कहते हैं सेवा लेती थी, अब वो क्या है, जुड़ गया है ग्लोबली, मतलब दूसरे देशों से जुड़ी हुई है, जिसका व्यापार चलता है दूसरे देशों की कंपनियों से मिलके, दूसरे देशों से, या दूसरे देशों पे ज्यादा डिपेंड है, पहले लोकल डिपेंड थी वो, तो उसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। राइट आंसर होगा इसका परिणाम क्या होता है? आउटसोर्सिंग। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन की स्थापना ये की गई थी 1951 में। 1951 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, ये आता है नई दिल्ली में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत कौन सी विशेष शक्ति प्राप्त है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312, राज्यसभा को दोस्तों शक्ति प्राप्त है टू क्रिएट ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस, मतलब कि नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने की, उनको बनाने की, क्रिएट करने की। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, डैश एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है? एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती माना जाता है, ध्यान रखेंगे, धारावी बस्ती को, और ये कहाँ पे है? मुंबई में। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया था? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हॉकी के दिग्गज जिनका नाम था मेजर ध्यानचंद, इनको श्रद्धांजलि के रूप में भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में मनाया जाता है 29 अगस्त को, और ये मनाना स्टार्ट किया था 2012 से। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, कत्थक के रायगढ़ घराने के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? कत्थक के रायगढ़ घराने के संस्थापक माना जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, राजा चक्रधर सिंह को। किसको माना जाता है? राजा चक्रधर सिंह को माना जाता है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध रूमटेक मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रूमटेक मठ दोस्तों ये आता है, आपको ध्यान रखना है, सिक्किम में। कहाँ पे है? रूम टेक मठ है सिक्किम में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है? और यूरोपीय महाद्वीप पर स्पेन को अफ्रीका महाद्वीप पर मोरक्को से अलग करता है? तो आपको ध्यान रखना है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य दोस्तों ये जोड़ता है अटलांटिक महासागर को। ध्यान रखेंगे, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, और यूरोपीय महाद्वीप पर स्पेन को अफ्रीकी महाद्वीप पर मोरक्को से अलग करता है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान के भाग 4 में डैश अनुच्छेद शामिल है? इसमें राइट आंसर होगा इसका एक अनुच्छेद शामिल है। कौन सा है? 51A। अनुच्छेद 51A दोस्तों, ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य है, और इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा।
और आर्टिकल है 51A और इसी में बहुत सारी क्लोज दी हुई है जो क्या है मौलिक कर्तव्य है। पूछेगा 1942 सॉरी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। फिर 11वां जोड़ा गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है, ये आपको बताना है। सरदार स्वर्ण सिंह ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय शामिल करने की अनुशंसा की। ये अपने आप में दोस्तों स्टेटमेंट क्या है? अपने आप में ठीक है, अपने आप में ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की गई थी 1976 में और इसकी ही सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों की 8 सूत्रीय संहिता तैयार की गई थी। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ये अपने आप में ठीक है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना एक मौलिक कर्तव्य है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। पहला ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगण का आदर करे? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 51A में मौलिक कर्तव्यों में ये सारी बात की गई है। 51A जो आर्टिकल है 51A उसके क्लोज आते हैं 51A में। उसका क्लोज नंबर दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये बात की गई है 51A में, क्लोज कह सकते हैं आर्टिकल 51A के क्लोज ए में, ऑप्शन 4। ये इसकी क्लोज आपको याद करनी होगी, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है। क्वेश्चन नंबर 22, 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? पहले तो ये भी क्वेश्चन पूछता है 1904 में। किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने अपने भाई के साथ मिलकर, इनके भाई का नाम था गणेश दामोदर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से भारत के किस कार्गो बंदरगाह की क्षमता सबसे अधिक है माना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की। कहाँ पे स्थित है ये? मुंबई में स्थित है। कहाँ पे है? मुंबई में। स्थापना हुई थी इसकी, इसको 1989 में शुरू किया गया था। जिसकी कार्गो बंदरगाह है, जिसकी क्षमता सबसे अधिक है माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम के लिए कार्यान्वयन मंत्रालय है? इस स्कीम का संचालन कर रहा है 2021 से, राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन 4, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन डैश में किया गया था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है दोस्तों। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल वर्ष 1924 में आयोजित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद लखनऊ शहर में 1948 में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी लखनऊ ने की थी, या लखनऊ में कैसे में आयोजन हुआ था? राइट आंसर होगा कब? 1948 में। स्वतंत्र कब हुआ था भारत? 1947 में, तो कह सकते हैं ऑप्शन सेकंड। अगर सबसे पहले पूछे फिर आएगा नई दिल्ली 1924। क्वेश्चन नंबर 26, यदि कारक लागत पर एनडीपी 1.050 है और सब्सिडी 40 करोड़ है, विदेश से शुद्ध कारक आय 10 करोड़ रुपए है, तो कारक लागत पर एनएनपी कितना है? ध्यान रखना है, एट ए फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपी, कारक लागत पर एनएनपी, ये बराबर होता है एट ए फैक्टर कॉस्ट एनएनपी, ये बराबर होता है कारक लागत पर एनडीपी, एनडीपी
प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय, विदेश से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और उसके अलावा इसमें माइनस करते हैं, इसमें से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, माइनस करते हैं इसमें से सब्सिडी। ये आएगा, इसकी वैल्यू है 1050, ये कोमा है दोस्तों, पॉइंट नहीं है ये, ठीक है, 1050 करोड़। और नेट फैक्टर कॉस्ट कितनी है, विदेश से शुद्ध कारक आय है 10 करोड़, प्लस 10 होगा माइनस 40 होगा, तो 160, मतलब 1060 करोड़ में से 40 करोड़ माइनस करोगे, ये आएगा 1020 करोड़। 1020 आएगा, सारे ऑप्शन रॉन्ग है, बुक में भी स्टार लगा हुआ है इसके ऊपर। राइट आंसर होगा इसका 1020, इनमें से कोई सा भी नहीं है, सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग किया था। पहला प्रयोग दोस्तों गांधी जी ने किया था बिहार के चंपारण में, और इसे बोला गया था 1917 में किया था, चंपारण सत्याग्रह बिहार में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इंग्लिश में बोलेंगे इसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC। इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। कब हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29, चित्रकूट जलप्रपात भारत के नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाने वाला एक प्राकृतिक जलप्रपात है, जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में डैश नदी पर स्थित है। ये आता है भारत के राज्य छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सेकंड, इंद्रावती नदी पर। कहाँ पे है दोस्तों, इंद्रावती नदी पर ये स्थित है। और माना जाता है इस झरने की ऊंचाई है, प्राकृतिक एक झरना है ये, जिसकी ऊंचाई है 29 मीटर, 29 मीटर इसकी हाइट है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य शैलियों के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। कौन सा सही है आपको ये बताना है, कौन सा सही है ये बताना है। देखिए पहला कहता है चैलम, मिजोरम का लोक नृत्य है दोस्तों, ये आपको याद करना है, चैलम किसका है, मिजोरम का। होजागिरी गुजरात का लोक नृत्य है, ये अपने आप में स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि होजागिरी है दोस्तों त्रिपुरा में इसको किया जाता है, रियांग जनजाति के द्वारा। होजागिरी को त्रिपुरा में किया जाता है, त्रिपुरा, कौन सी जनजाति के द्वारा, रियांग, रियांग जनजाति के द्वारा इसको त्रिपुरा में किया जाता है होजागिरी को। विदेशिया बिहार का लोक नृत्य अपना में, ठीक है। एक और तीन ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का संविधान एक डैश एकीकृत न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है। भारत में दोस्तों एकल एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, एक सत्रीय। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, MS स्वामीनाथन के द्वारा 1990 में। कब किया गया था, 1990 में ये अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की थी, सदाबहार क्रांति की। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से वह कौन सी मोनियट्टम नृत्यांगना है जिन्होंने मोनियट्टम चरित्रवम अट्टाप्राक्रवम पुस्तक लिखी है, और जिनको 1997 में प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ है। इन नृत्यांगना का नाम है
ऑप्शन सेकंड कलामंडलम कयाणी कयाणी कुट्टी अम्मा। कल्याणी कुट्टी भी कहते हैं इनको, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। कल्याणी कुट्टी, देखो इंग्लिश में ठीक हुआ है, लिखा हुआ है। क्या नाम है? कल्याणी कुट्टी अम्मा। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, ध्यान रखेंगे, ये है ऑप्शन सेकंड इम्फाल। कहाँ पे है? इम्फाल मणिपुर में स्थित है। कब बना था? 2018 में इसको बनाया गया था। प्रधानमंत्री सॉरी नरेंद्र मोदी ने इसकी कह सकते हैं आधारशिला रखी थी 16 मार्च 2018 को। 16 मार्च 2018 को इसकी आधारशिला रखी थी प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पे है? इम्फाल मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 35। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन है दोस्तों सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। पहला कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। अपने आप में ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। पहली पंचवर्षीय योजना जिसका टाइम पीरियड था 1951 से 56 तक, कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, अपने आप में ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ठीक है। औद्योगिकरण पर विकास दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, और ये किसके ऊपर बेस्ड थी? महाल नोबिस के ऊपर बेस्ड थी। कौन से मॉडल के ऊपर बेस्ड थी, ये भी क्वेश्चन पूछता है। महाल नोबिस के मॉडल के ऊपर बेस्ड ये थी, बेस्ड थी, आधारित थी। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, इसका टाइम ड्यूरेशन 1951 से 56, और ये थी फिर 56 से 61। क्वेश्चन नंबर 36। पद्म विभूषण से सम्मानित कथक नर्तक और कोरियोग्राफर बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? दोस्तों बिरजू महाराज से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ये आते हैं कालका बिंदादिन घराने से। लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने से संबंधित है। और 1986 में इनको दिया गया था पद्म विभूषण। पद्म विभूषण कब मिला था इनको? 1986 में, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा एक एनबीएफसी एन एमएफआई है जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल में काम करता है? तो इसका नाम है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 2010 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। ये क्या है दोस्तों? एक एनबीएफसी एमएफआई जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह पर उधार मॉडल में काम करता है, दैट इज फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 2010 में। क्वेश्चन नंबर 38। महात्मा गांधी ने 1930 में डैश से दांडी यात्रा शुरू की थी? इन्होंने शुरू की थी, राइट आंसर होगा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। ऑप्शन फोर। 12 मार्च 1930 से शुरू की थी और 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अक्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? कौन सा है संयुक्त अक्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में कौन सा इनमें से आएगा, ये आपको बताना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों जॉइंट सेक्टर में नहीं आता। ऑयल इंडिया लिमिटेड आता है जॉइंट सेक्टर में, संयुक्त क्षेत्र में आता है, ये ध्यान रखना आपको। क्या आता है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 40।
पादप प्लवक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फाइटो प्लांक्टन डैश होते हैं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, फाइटोप्लैंक्टन यूरोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों के दो हो सकते हैं। इनकी शेप अलग अलग होती है और ये छोटे जीव अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन करने के लिए सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। और ध्यान रखेंगे, समुद्री खाद्य श्रृंखला में इनको प्राथमिक उत्पादक माना जाता है और इनको समुद्र की घास के रूप में भी जाना जाता है। इसको समुद्र की घास भी कहा जाता है इनको। राइट आंसर होगा ये है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 41। ललिता और सरोजा चिदम्बरम विख्यात गायिका हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, ये है कर्नाटक। ललिता और सरोजा चिदम्बरम विख्यात कर्नाटक गायिका है। कहाँ की है? कर्नाटक से। क्वेश्चन नंबर 42। पारिस्थितिकी अनुक्रम मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। पहला कहता है यह किसी दिए गए अक्षेत्र के जातीय संगठन में क्रमिक और स्पष्ट पूर्वानुमेय परिवर्तन है। अपने आप में दोस्तों ये स्टेटमेंट ठीक है। इट इज द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज, मतलब जनजातियों में जो चेंज आता है कंपोजिशन में ऑफ ए गिवन एरिया, अपने आप में ठीक है। इसे बोला जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन या कहेंगे पारिस्थितिकी अनुक्रम। ये स्टेटमेंट ठीक है। यह पारिस्थितिकी संरक्षण की विधि है। इसको संरक्षण की विधि नहीं कहा जा सकता दोस्तों, क्योंकि पारिस्थितिकी अनुक्रम में या इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है, कुछ प्रजातियां बनती रहती हैं, कुछ कह सकते हैं कम भी हो जाती हैं, ना कि संरक्षण होता है। कुछ प्रजातियों की जनसंख्या कम हो जाती है और कई बार तो ये भी कह सकते हैं कि समाप्त भी हो जाते हैं बिल्कुल ही। ये गलत है। केवल एक ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के ठीक पहले निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर शासन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य से पहले आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ये किया था नंद वंश ने। किसने किया था? मगध पर नंद वंश ने शासन किया था। मगध साम्राज्य में दोस्तों सम्य के साथ तीन राजवंशों का शासन शामिल है, जैसे कि हर्यक राजवंश आया, फिर शिशुनाग राजवंश और नंद राजवंश। अंतिम नंद शासक जिनका नाम था धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी मृत्यु कर दी थी चाणक्य के साथ मिलकर और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अंतिम नंद शासक गणानंद या धनानंद इनको बोलते हैं, इनको हराकर। क्वेश्चन ये भी लेता है, अंतिम नंद शासक कौन था? धनानंद। क्वेश्चन नंबर 44। चंद्रयान 3 अत्यधिक मात्रा में ईंधन जलाकर पृथ्वी की सतह से प्रस्थान करता है। फिर निकलने वाली गैसें रॉकेट का को गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल के विरुद्ध ऊपर की ओर धकेलती हैं। यहाँ गति का कौन सा नियम लागू होता है? ये व्हाट इज द लॉ ऑफ, दोस्तों कौन सा लॉ है ये गति का, ये आपको बताना है। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे गति के, ये कौन सा है? मोशन के। ये नियम में आता है यहाँ पे न्यूटन का, ये है गति का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, तीसरा नियम। तीसरा नियम कहता है एवरी एक्शन इज इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के पोषण सत्र और जीवन सत्र को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के कर्तव्य को निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद? तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ये है अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47।
राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। बाली यात्रा भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? बाली यात्रा दोस्तों ये है उड़ीसा का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में इसको मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47। द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है? द ग्रेट इंडियन नोवेल दोस्तों शशि थरूर का एक ये नोवेल है, ध्यान रखना आपको। और जो प्रकाशित हुआ था 1989 में, 1989 में प्रकाशित हुआ था। ये है शशि थरूर का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48। भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं करता है? गरीबी मापनी है तो कह रहा है जो हमारा जो ये है दोस्तों मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, कहता है ऑफ इंडिया डज नॉट कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेटिंग द इंडेक्स। जब इसको कैलकुलेट किया जाता है कौन सा फैक्टर है जिसको इंक्लूड नहीं करेंगे, कौन सा विचार नहीं करता है, ये आपको बताना है। देखिए, जीवन स्तर देखा जाता है, स्वास्थ्य देखा जाता है, शिक्षा देखी जाती है, पर्यावरणीय गुणवत्ता ये नहीं देखा जाता। यहाँ पे विचार नहीं किया जाता इसके ऊपर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 49। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? ये आता है, आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों में। मध्य प्रदेश में कह सकते हैं डायरेक्टली। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 50। 74वीं परेड में अपने वन्य जीवन और धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करते हुए निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी ने 2023 गणतंत्र दिवस पर प्रथम पुरस्कार पुरस्कार जीता था? देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर बता देता हूँ। 2025 का याद रखना है। यहाँ जीता था, 23 में तो जीता था ऑप्शन सेकंड उत्तराखंड ने। लेकिन 2025 में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ 2025 में झांकी है उत्तर प्रदेश की, जिसका नाम है महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास महाकुंभ लिख देता हूं मैं। महाकुंभ 2025 नाम क्या है? स्वर्णिम। ठीक है, कहाँ की है ये? यूपी की, उत्तर प्रदेश। महाकुंभ आपको पता है 2025 कहाँ पे होता है? यूपी में। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों गणतंत्र दिवस 2025 से क्वेश्चन क्या बन सकता है, कौन से नंबर का था, ये आपको ध्यान रखना है। ये था 76वें नंबर का, 76 नंबर का था। पूछेगा मुख्य अतिथि कौन था दोस्तों? मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। मुख्य अतिथि प्रबोवो सुबियांतो। बस ये फैक्ट आपको याद रखने हैं।